जय हिंद। तो 2-3 दिन से हम लोग इस पे कैंपेन कर रहे हैं और इसको ट्रेंड करा रहे हैं अपने ट्विटर पे। आप देखे होंगे कि स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट एंड एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। तो ये जो है ये 2 दिन से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड किया है और ये ट्रेंड करने की वजह हमारे यहाँ का युवा टीचर और स्टूडेंट हैं। तो सभी जो भी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं या दिए, सभी टीचर को और सभी स्टूडेंट को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही कि देश के मुद्दे पे हो चाहे स्टूडेंट के मुद्दे पे हो, आप लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, ये आशा करते हैं। और इस क्लास में हम सीरीज जो पढ़ा रहे थे बिहार एसआई और बीपीएससी 66 का जो हम लोग हिस्ट्री का जो तैयारी कर रहे थे, हिस्ट्री पेपर, उसमें एक चरण में हम मॉडर्न हिस्ट्री का बात कर रहे थे। इसमें हमने यूरोपियों का भारत पर आगमन पढ़ा दिया है, नवीन राज्यों का उत्थान पढ़ा दिया है, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ाया है और 1857 की क्रांति हमने पढ़ा लिया। एक और सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको नाम देंगे मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत। और इसका एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। ठीक है, पहले चरण में हम मॉडर्न हिस्ट्री का 4 लेसन पढ़ा है। अब हम आज के क्लास से मेडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत लेने जा रहे हैं और इसके बाद जो क्लास हम देंगे, यह क्लास इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो प्राचीन भारत का होगा। यानी कह सकते हैं कि अगर सप्ताह में 6 दिन का क्लास आपको अगर दिया जा रहा है तो समझ जाए 2 दिन आपको यहाँ दिया जाएगा, 2 दिन यहाँ दिया जाएगा और 2 दिन यहाँ दिया जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा स्टॉप हम इसीलिए किए हैं क्योंकि अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ से 1857 की क्रांति जो हमने डिस्कस कर लिया उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तो आते हैं, तो लेते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम देखेंगे पहला चैप्टर भारत पर विदेशी या बोल सकते हैं मुस्लिम या इसको बोल सकते हैं अरब वासी का आक्रमण। ठीक है, पहला चैप्टर जानेंगे और इस पे हम जानेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर में देखेंगे भारत पर विदेशी या मुस्लिम या अरबवासी का आक्रमण में हम जानेंगे पहला मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानेंगे। 1 नंबर में इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, 2 नंबर में हम चर्चा करेंगे गजनबी के बारे में, गजनबी। तीसरा नंबर हम इस पे चर्चा कर लेंगे पहला लेसन के अंतर्गत गोरी के बारे में, और इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने देखेंगे कि कैसे एस्टेब्लिश कर दिया दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में हम जान लेंगे कुतुबी या गुलाम या ममलुक वंश, इसके विषय में जान लेंगे, चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। उसके बाद हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश के बाद चर्चा करेंगे
क्या हो जाता। तो कुतुबी वंश, कुतुबी या गुलाम या ममलुक वंश, खिलजी वंश, उसके बाद हम तुगलक का चर्चा कर लेंगे, तुगलक वंश का चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जान लेंगे सैयद वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे, यहाँ तक दिखाई पा रहा है। उसके बाद हम जान लेंगे लोदी वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत। 5 टॉपिक, कुतुबी, गुलाम या ममलुक नाम से जानते हैं वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इसका चर्चा कर लेंगे। उसके बाद यानी कि इसको दिल्ली सल्तनत को हम अध्याय नंबर 2 बोल सकते हैं, हाँ, अपना अनुसार। चलिए उसके बाद हम जान लेते हैं 3 नंबर में जानेंगे विजयनगर, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जान लेंगे 4 नंबर में भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ठीक है। उसके बाद 5 में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। अब आप मेडाइवल हिस्ट्री में पहला लेसन देख लीजिए, भारत पर विदेशी या मुस्लिम या अरबों का आक्रमण। उसके बाद इसमें जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम गजनबी गोरी के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके आएंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कुतुबी, गुलाम या ममलुक वंश, ठीक है। यहाँ जानेंगे खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश। उसके बाद चर्चा करेंगे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बारे में, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में जानेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य का चर्चा करेंगे, और मुगल साम्राज्य का पतन हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका लेसन, इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, राइट डाउन करेंगे। और जैसे अगर ये पढ़ाई हो गया तो इस पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये पढ़ाई हो जाए, ये चल रहा तो इस पर टिक लगा लेंगे, ऐसे करके आप सिलेबस को ख़त्म करेंगे। उसके बाद प्राचीन भारत ले लेंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं कि और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो भारत पर विदेशी आक्रमण, मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं। कुछ पूछ रहे हैं कि राजपूत काल क्या, 800 से 1200 काल को राजपूत काल में हमने व्यवस्थित किया, या हमने क्या इतिहासकार ने व्यवस्थित किया है। ये एक टॉपिक है। दक्षिण भारत के कुछ राजवंश और उत्तर भारत के कुछ राजवंश, प्रतिहार, चंदेल, राजपूत सब का, राष्ट्रकूट, ये सब का चर्चा हम बाद अगले क्लास में कर लेंगे, या जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ लेंगे तब हम इसका चर्चा कर लेंगे, या ऐसे भी ना हो तो प्राचीन भारत के क्रम में हम उसका चर्चा कर लेंगे। हम डायरेक्ट आज पहले चैप्टर से लेने जा रहे हैं कि विदेशी आक्रमण यानी मुस्लिमों का आक्रमण। मुस्लिम क्यों, कौन, तो जो बाहर से आए। अब सपोज कर लीजिए कि भारत का नक्शा तो इतना टफ है, लेकिन फिर भी सोचिए कि भारत है ये ना, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, यानी बोल सकते हैं कि ये जो कुछ हिस्सा होगा, जो गुजरात है, इधर से तो आपका कोस्टल एरिया चालू हो जाएगा, तट वगैरह, समुद्री तट चालू हो जाता है। तो यहाँ जो गुजरात और राजस्थान और पंजाब और कश्मीर, ठीक है, ये सब का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ टच करता है, और यहाँ पे जो आपका बॉर्डर टच करता है थोड़ा सा LAC के पास, POK में, जिसको अफगानिस्तान का बॉर्डर बोलते हैं। तो उस समय बोल सकते हैं कि ये सब जो इलाका रहा होगा, जैसे पाकिस्तान वगैरह सब, ये सब भारत का ही हिस्सा था। और इधर जो आप देखेंगे इस साइड, जैसे कि ऐसे करके कुछ बांग्लादेश वगैरह, ये सब भी भारत का हिस्सा रहा था, ठीक है। तो इधर से ही गल्फ कंट्री बोलिए, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, इराक, इजराइल, और क्या क्या कंट्री है इधर, और बहुत सारा सॉरी क्या बोल रहे हैं, और भी है, जैसे बहुत सारा कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। तो आपने देखा होगा कि 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 632 ईस्वी में मृत्यु हुआ मोहम्मद साहब का। किसका?
सही है। 570 में जन्म है और 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। तो इस्लाम धर्म का स्टार्ट यहीं से माना जाता है। और यहाँ से मानिए कि 570 में जब जन्म हुआ और 632 में इनका देहांत हुआ, तब से इस्लाम दिन प्रतिदिन अपने धर्म का प्रचार करते गया और अपना धर्म का विस्तार करते करते आज आप देखेंगे कि लगभग पूरे दुनिया के हर देश में इस्लाम है। जैसे भारत तो बहुल मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, चूँकि पाकिस्तान से अब अगर जनगणना हो रहा है इस बार 2020 या 21 में जनगणना अगर कर पा रहा भारत सरकार, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान से भी जनसंख्या मुस्लिमों का भारत में बढ़ गया। ठीक है, तो वहाँ से ठीक है, वहाँ से कैसे देखा आपने कि पूरा दुनिया में मुस्लिमों का प्रभाव हुआ, धर्म विस्तार हुआ और धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते गए। ठीक है, तो ज़्यादा हम वीडियो को डिटेल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीधी बात नो बकवास ज़्यादा सही है। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट को भी और आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा और यूट्यूब वाले को भी प्रॉब्लम होगा। तो आते हैं विदेशी आक्रमण में, पहला देख लेते हैं अरब वासियों का आक्रमण। देखिए अरब वासी में ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम है और मोहम्मद बिन कासिम के पिताजी का नाम कासिम बिन यूसुफ था। कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि इनका जो देहांत है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के फादर का, पिता का डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो बहुत कम समय में हो गया। तो जब कम समय में हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि ये शासक बन जाएगा। ठीक है, शासक बना और इसका चाचा जान जो थे, चाचा बोलते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ चाचा थे। तो ये जब शासक बन गए तो ये चाचा इनके थे और इनका जो लड़की थी जुबेदाह, नाम था जुबेदाह। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम थोड़ा लिंक कर रहे हैं कहानी से। जुबेदाह इनकी पत्नी थी। तो ये जब शासक बना तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो थे अपने चाचा की पुत्री जुबेदाह से शादी कर लिया। ठीक है, शादी करने के बाद क्या किया, इनका चाचा जो हज्जाज बिन यूसुफ, उन्होंने इसको बहुत सेना के साथ, बहुत सारा सेना इसके साथ इकट्ठा कर दिया और बोला आप जाओ, आप इधर का जो इलाका है सिंध वगैरह, उस पर आप आक्रमण करो, धन संपत्ति प्राप्त करो और धर्म का भी विस्तार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 7 से 12 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किए हैं मकरान के रास्ते। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा फादर का नाम क्या था, चाचा का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, ये पूछेगा ही नहीं। ये जो है मोहम्मद बिन कासिम भारत में सिंध का जो क्षेत्र था वहाँ पे मकरान के रास्ते, यहाँ हमने जिक्र कर दिया है, सिंध पर मकरान के रास्ते, मकरान तट है, तट कोस्टल एरिया, मकरान तट के रास्ते सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का जो राजा था वो दाहिर था, शासक जो था सिंध का दाहिर नाम का व्यक्ति था। तो इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम अपने सेना के साथ सिंध पे मकरान तट के रास्ते, कहाँ से आया था, मकरान तट के रास्ते सिंध पे आक्रमण किया। वही हम बोल रहे थे, इधर से आया होगा, ऐसे इंडिया मानिए तो यहाँ तट अगर होगा, ठीक है, मकरान के रास्ते सिंध पर, सिंध नामक स्थान पर इन्होंने आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है, कहाँ आक्रमण किया, तो सिंध पर। किस रास्ते आया था, तो मकरान तट के रास्ते का। उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो दाहिर था। चलिए इतना खत्म हो गया। कब किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो यही आप अपने भाषा में जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी भारत पर आक्रमण किया था और वो मकरान तट के रास्ते सिंध के क्षेत्र में पहले आया था। और सिंध पर जिस समय वो आक्रमण कर रहा होगा उस समय सिंध का शासक दाहिर था। ठीक है, इतना ये सब अपने भाषा में आप लिख पाएंगे। और देखिए प्रथम, ये भी क्वेश्चन पूछा है, वह प्रथम अरबवासी कौन था जिसने इंडिया पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो एक पॉइंट हमने यहाँ भी डिस्कस कर दिया है कि फर्स्ट अरबवासी था, प्रथम अरबवासी था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जजिया कर भारत में लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, लिख पाओगे अपने भाषा में, तो मोहम्मद बिन कासिम था। और इसको तो हम कहानी के रूप में पढ़ाए हैं। और देखेंगे आप कि सिंध पर आक्रमण किया, लूट, जो इसको धन संपत्ति लूटना था वो सब लूटा। और ये ज़्यादा इंडिया में अंदर तक
नहीं आक्रमण कर पाया। यह पुनः 2-3 स्थान जीता, 2-3 शासक को जीता और पुनः वापस अपने देश चला गया था। क्लियर। जैसे कि सिंध जीता, मुल्तान और बहमना शाह ये परिक्षेत्र जीत पाया, मात्र इससे आगे इंडिया में नहीं बढ़ पाया और ये जीत के पुनः अपने यहाँ वापस चला गया था। ठीक है। इस काल में कुछ चर्चा इतिहासकार करते हैं। देख लीजिए, ब्रह्मा सिद्धांत या ब्रह्म सिद्धांत बोलते हैं। ब्रह्मागुप्त इसके राइटर हैं। क्वेश्चन पूछा है, ब्रह्मगुप्त राइटर हैं। इसका अरबी भाषा में, अरब चूंकि अरब का था तो अरबी भाषा में उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत को वहाँ का जो क्या बोलते हैं राइटर जो था अल फाजरी, यहाँ हमने चर्चा कर दिया है। इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, जिसको अरब भाषा में इसको इल्म उल साहिब के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म सिद्धांत को ब्रह्मगुप्त लिखा हुआ था बुक, और उसको अरबी भाषा में अल फाजरी नाम का विद्वान ट्रांसलेट किया है अरबी भाषा में भारतीयों की सहायता से। उसको अरबी में बोलते हैं इल्म उल साहिब, ये नाम से ब्रह्मगुप्त सिद्धांत को जाना जाता है। इन्होंने एक और बुक का रचना किया है अल फाजरी ने, किताब उल जिज इन्होंने रचना किया है। यह एक खगोल शास्त्र पर आधारित बुक था। ठीक है। ये पूछ दिया क्वेश्चन, किताब उल जिज क्या है, तो एक खगोल शास्त्र पर आधारित एक बुक था जिनका रचना भी अल फाजरी ने किया था। चलिए, उसके बाद बिलादुरी दूसरा नंबर। बिलादुरी जो है किताब फुतूल उल बलदान का रचना किया था, विद्वान था, राइटर था। बिलादुरी किताब फुतूल उल बलदान का रचना किया है। आप यहाँ से देखेंगे और अपने नोटपैड में लिख पाएंगे। चलिए, पंचतंत्र का अरबी भाषा में जो अनुवाद है उसको कालिलाह या दिमना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद जो हुआ है उसको कालिलाह या दिमना के नाम से जाना जाता है। तो यही कहानी रहा मोहम्मद बिन कासिम का। ज़्यादा डीप में कम आक्रमण किया तो 712 में। कहाँ आक्रमण किया तो सिंध में। शासक कौन, दाहिर। किस रास्ते आया था तो मकरान तट के रास्ते। भारत में पहला जजिया कर लगाया। क्लियर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। ये सब पूछ सकता है, बहुत कम चांस है। उसके फादर, वाइफ या चाचा के बारे में या ससुर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। वो एक कहानी था, लिंक के रूप में हम बताए, और भी बता सकते थे लेकिन नहीं बताया चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, सेकेंड जो आता है, तुर्कवासी का आक्रमण भारत पे हुआ, उसके बाद अरबवासी के बाद। और अरबवासी के बाद आप लिखेंगे जब नोट तो लिखेंगे तुर्क आक्रमण में दूसरा नंबर, एक नंबर में यहाँ अरबवासी, दूसरा नंबर में तुर्कों का आक्रमण। उसमें आप लिखेंगे कि अरबवासी के बाद भारत में दूसरा आक्रमण करने वाला व्यक्ति मुस्लिम या विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो तुर्की थे। अरब के बाद तुर्की आक्रमण किया। देखिए, अल्पतगीन ये संस्थापक थे, इनको संस्थापक कहा जाता है। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, या यामनी वंश के संस्थापक थे या गजनी वंश के संस्थापक। देखिए, एक में गजनी साम्राज्य या यामनी वंश या गजनी वंश के संस्थापक कौन थे अल्पतगीन। ठीक है। इनका दामाद या दास, इनका दामाद रहा होगा या दास रहा होगा, इतिहासकारों ने चर्चा किया है, शुबुक्तगीन। ये था, क्या था, इसका दामाद था या दास था। इन्होंने क्या किया, प्रथम तुर्कवासी था जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। अरबवासी कौन, मोहम्मद बिन कासिम, और सेकेंड में सुबुक्तगीन जो प्रथम तुर्क निवासी था जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। इसके बाद का चर्चा जो है इसी मोहम्मद गजनबी पे हम अब आ जाएंगे। और मोहम्मद गजनबी पे जब आएंगे तो जानेंगे कि यह जो है सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, यह सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। और कहा जाता है और इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने 1001 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण इन्होंने इंडिया में किया है, भारत में किया है। चलिए, 17 बार या 7 टाइम्स बोल सकते हैं अटैक किया है। देखिए, सुल्तान जो बाद में चल के सुल्तान वगैरह जितना भी दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का नाम आप सुने होंगे, यह चर्चा करेंगे आगे के क्लास में। सुल्तान का उपाधि लेना यही शुरू किया था। और इसको सुल्तान का उपाधि बगदाद का एक जो खलीफा था, भगवान रहा होगा। अब खलीफा किस टाइप के व्यक्ति को बोलते भगवान जाने।
तो खलीफा था बगदाद का, वो इसको सुल्तान का प्रथम बार उपाधि दिया था। किसको? गजनबी को। और प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान का उपाधि धारण किया था? तो वो गजनबी था। ठीक है, इतना खत्म है। अब इसके बाद का हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखा कि कैसे तुर्कवासी जो है अल्पतगीन, उसका दामाद यादा सुबुक्तगीन, उसका पुत्र मोहम्मद गजनबी, ठीक है, कैसे इंडिया पे आक्रमण किया। तो उसका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, कारण क्या था जो इंडिया पे उन्होंने आक्रमण किया? उन्होंने तो ज़्यादा रिस्पेक्टिव वर्ड है, थोड़ा कम उसने। तो क्यों आक्रमण किया? कारण रहा होगा कुछ, परिणाम क्या हुआ, क्या क्या परिणाम हुआ, कहाँ आक्रमण कहाँ कहाँ किया, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस पॉइंट जो होगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके समय में कौन राइटर रहा, कौन धर्म प्रचारक रहा, उसके विषय में हम लास्ट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस क्लास में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लास बहुत डिले हो गया और वीडियो भी बहुत बड़ा भी बन रहा है। ठीक है, तो आते हैं। तो आक्रमण करने का कारण जो था, वो चाहता था कि शाही जो वंश था उसको दबाना चाहता था, इसीलिए उस पर अटैक कर दिया। क्या समझे? और अपने राज्य जो है, जैसे ये भी अपने आप को शासक मानने लगा, तो वो चाहता था कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे और शाही वंश हम पे ना आक्रमण कर दे, इसीलिए वो शाही वंश पर आक्रमण करने से पहले ही आक्रमण किया था और अपना राज्य की सुरक्षा हेतु आक्रमण करने का मुख्य रीजन था शाही वंश पर आक्रमण करना। ठीक है, और चाहता था कि अपना जो राज्य है एक्सपेंड है। ठीक है, जैसे आप कोई नेता हैं, आप चाहेंगे कि आप पहले जिस राज्य से हैं वहाँ इलेक्शन लड़े, उसके बाद राज्य लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बाद देश लेवल पर लड़ना चाहें। तो ये चाह रहा था कि राज्य विस्तार हो। तो पहला कारण देख लिए। उसके बाद चाहता था कि राज्य विस्तार हो और शत्रु को हमेशा पराजित मोड पे रखे, पराजित करके रखे, और धन प्राप्ति करना भी इसका उद्देश्य था, धन अर्जन करना भी उद्देश्य था। ये सब रीजन रहा है इसका कारण का भारत पे आक्रमण करने का। और ये नहीं चाहता था, होने ही नहीं देता था दलबंदी, राजाओं को संगठित। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम चर्चा कर दिए हैं। भारतीय जो राजा था अगर एक साथ दल बना लेता और गजनबी उस पर आक्रमण करता तो सब मिलकर युद्ध करता तो वो हार जाता। इसीलिए भारतीय राजाओं को दलबंदी या संगठित होने ही नहीं देता था। ठीक है, और इसके इंडिया में आक्रमण करने का एक कारण ये भी था कि धर्म प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। ये भी उसका एक गौण कारण था। उसके अंदर एक भावना था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए एवं अपने धर्म का विस्तार यहाँ इंडिया में किया जाए। ठीक है, चलिए परिणाम क्या क्या हुआ। परिणाम ये हुआ कि जब इंडिया पर आक्रमण किया तो स्वाभाविक है कि वहाँ का जो मुस्लिम व्यापारी था, तुर्कवासी हो, मुस्लिम व्यापारी था, उन्होंने क्या किया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ साथ भारत पे भी व्यापार विस्तार कर लिया, व्यापार विस्तार को आगे बढ़ा लिया। ठीक है, और मुस्लिम व्यापारियों के साथ जो व्यापारी था, ठीक है, जो उद्योग धंधा वगैरह करता था, तो उन्होंने क्या किया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया और भारत पर व्यापार करना शुरू कर दिया। मुस्लिम व्यापारियों ने व्यापार करना शुरू कर दिया और इसी व्यापारी के साथ, इसी बिजनेसमैन के साथ चुपके से धर्म प्रचारक भी आ जाया करता था। तो व्यापार करने के बदला कुछ और ही करता था, यानी धर्म का प्रचार प्रसार किया करता था। ठीक है, यहाँ तक आ गए। देखिए उस समय, जिस समय ये आक्रमण कर रहा था, उस समय में साहित्य का जो केंद्र था, विद्वानों का केंद्र, साहित्य का केंद्र, रिटन कला, साहित्य का केंद्र था, वो लाहौर था। और लाहौर गढ़ बन चुका था अरब और फारसी भाषाओं का। लाहौर गढ़ बन चुका था अरबी और फारसी भाषाओं का सुरह हो, तो गढ़ बन चुका था। और साहित्य केंद्र कहाँ था उस समय, क्वेश्चन कर देगा। लाहौर था, किन किन भाषाओं का, तो अरबी और फारसी भाषाओं का। और देखिए इन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिया, मार्ग खोल दिया, मार्ग को अग्रसर कर दिया मुस्लिम धर्म स्थापना के लिए। मुस्लिम धर्म का जो स्थापना के लिए जो मार्ग था उसको आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। और देखिए भारत पर आक्रमण कहाँ कहाँ किया है, तो देखिए पहला पंजाब, पेशावर, भटिंडा, मुल्तान, फिर मुल्तान, उसके बाद वहिंद और
बेहिंद, नारायणपुर, मुल्तान, फिर मुल्तान, थानेश्वर, नंदन, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। उसके बाद कालिंजर, कश्मीर, ग्वालियर और कालिंजर पर पुनः आक्रमण किया है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है और सिंध एवं जाट जो वहाँ का शासक था वहाँ पे आक्रमण किया है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है सोमनाथ पे, इसका डिस्कस हम मिसलेनियस सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आता तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और ज़रूर इस चैनल को सहयोग करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। उससे होता क्या है कि टीचर का थोड़ा मनोबल धीरे धीरे ऊंच होता चला जाता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। और एक बार पुनः जाते जाते कि जितने भी स्टूडेंट, जितने भी टीचरगण जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने भी स्पीक अप फॉर रेलवे, एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट मुहिम में जो ट्विटर पर कैंपेन में साथ दिए, उन सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।